हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज़, जहाँ पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब इस सीरीज़ के अंदर जब भी हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में हम लोग जो है क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद टर्म डिपॉजिट्स भी। अब देखिए, ये जो टर्म डिपॉजिट्स हैं इनको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी बोल देते हैं भी। टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट वन एज द सेम थिंग। अब इनको क्यों टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट बोला जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे जब भी कस्टमर के द्वारा अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है तो वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, एक फिक्स्ड टर्म के लिए जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब देखिए, ये जो टर्म डिपॉजिट है ये भी हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही ओपन अप होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कस्टमर जो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, बैंक उसके बदले में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड करेगा उस अमाउंट के ऊपर। तो ये सब कुछ जो होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जैसा हम लोगों ने देखा था सेविंग्स अकाउंट के केस में। अब क्या ये जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है? मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई राम ने जो है वो अपनी एफडी करवा रखी है अपने नाम पे, उस एफडी को वो ट्रांसफ़र कर दे अपने बेटे श्याम के नाम पे, तो क्या ये फिजिबल है? नहीं। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को ये बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है, जिस वजह से इन टर्म डिपॉजिट्स को हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब टर्म डिपॉजिट्स की अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, सो दीज आर नॉट एज लिक्विड एज सेविंग डिपॉजिट्स, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक फिक्स ड्यूरेशन, एक फिक्स्ड टाइम के लिए जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है इन टर्म डिपॉजिट्स के अंदर। अब अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट भी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जा रहा है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन रहेगा डिपॉजिट का, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है भी। तो ये हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। आफ्टर दैट अब अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करूं, तो देखिए टर्म डिपॉजिट्स की जो पीरियोडिसिटी रहती है वो वहाँ पे हम लोगों को मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड को ध्यान में रखना है। तो देखिए, बैंक्स के द्वारा जो है वो मतलब सॉरी, आरबीआई के द्वारा जो है बैंक्स को फ्री कर दिया गया है टू डिसाइड द मैच्योरिटी, मतलब मिनिमम टेन्योर के रिगार्डिंग जो है वो बैंक जो खुद डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, बट जो मिनिमम टेन्योर है दैट मस्ट बी 7 days गाइज। सो बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड द मैच्योरिटी और टेन्योर ऑफ द डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स, बट जो मिनिमम टेन्योर है वो कितना रखा गया है? 7 days रखा गया है गाइज। अब अगर हम लोग मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 120 मंथ्स के लिए जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जा सकता है इन टर्म डिपॉजिट्स के अंदर। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 120 मंथ्स है। ठीक है, दैट इज़ 10 years भी। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें डिपॉजिट पीरियड की, तो बैंक्स जो है ये प्रेफर करते हैं कि अगर 12 महीने से ज़्यादा के लिए जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर जो है वो अमाउंट को डिपॉजिट किया जाए कस्टमर के द्वारा। जैसे 12 के बाद जो है वो बैंक प्रेफर करेगा कि 15 महीने के लिए अमाउंट डिपॉजिट किया जाए, 18 महीने के लिए डिपॉजिट किया जाए, ठीक है, 21 महीने के लिए डिपॉजिट किया जाए। तो मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर जो है वो अमाउंट को डिपॉजिट किया जाना चाहिए। बैंक्स जो है ये प्रेफर करते हैं भी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर ली ऑफ टर्म डिपॉजिट्स भी। अब देखिए, टर्म डिपॉजिट्स की हम लोग ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो किस तरह से इनको ऑपरेट किया जाता है? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर सभी अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो अलाइव हैं, मान लो कि ज्वाइंट जो है वो टर्म डिपॉजिट ओपन अप किया गया है, टर्म डिपॉजिट को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं इनटू फिक्स डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। अब देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पे जो एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाएगा। रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर हर महीने जो है कुछ अमाउंट आप लोग डिपॉजिट करते हैं भी। अब
अगर फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट जॉइंटली जो ओपन अप किया गया है, तो वहाँ पे अगर सभी अकाउंट होल्डर्स अलाइव रहते हैं तो ईदर और सर्वाइवर मोड जो है वो वहाँ पे फॉलो किया जाएगा फॉर ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर टर्म डिपॉजिट्स। अब देखिए, जब भी मैच्योरिटी होगी, जैसे मान लो 5 साल के लिए जो है वो एफडी करवाई, अब ऑन द मैच्योरिटी कोई भी अकाउंट होल्डर जा करके जो है पेमेंट ले सकता है, अगर सभी अकाउंट होल्डर्स जो है वो अलाइव हैं भी। बट अगर प्री मैच्योर पेमेंट चाहिए, जैसे 5 साल के लिए जो है वो एफडी करवाई, 2 साल बाद जो है अमाउंट चाहिए वहाँ से, तो उसके लिए कंसेंट चाहिए होगा सभी अकाउंट होल्डर्स का गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और अगर कोई अकाउंट होल्डर जो है एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पे कैसे ये जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा इस टर्म डिपॉजिट के ऊपर। तो देखिए, मैच्योरिटी के ऊपर एनी ऑफ द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर कैन टेक द पेमेंट। बट अगर प्री मैच्योर पेमेंट करनी है, मतलब 5 साल के लिए जो है वो एफडी करवाई है, 3 साल बाद वहाँ पे पेमेंट निकलवानी है, तो इन दैट सिनेरियो कंसेंट चाहिए होगा ऑफ द लीगल हेयर और हेयर ऑफ द डिसीज्ड अलॉन्ग विद द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर। तो मतलब अगर जैसे मान लो ए बी सी डी 4 लोग हैं, डी जो है एक्सपायर हो जाता है और 3 लोग जो है अलाइव हैं, तो डी का जो लीगल हेयर है उसका कंसेंट चाहिए होगा और इन तीनों का लीगल कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है। इन तीनों का जो है कंसेंट चाहिए होगा अलॉन्ग विद द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, अगर प्री मैच्योर पेमेंट जो है वो हम लोगों को करनी है इन केस ऑफ दीज टर्म डिपॉजिट्स भी, ठीक है। आफ्टर दैट, अब अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है टर्म डिपॉजिट के केस में। अब टर्म डिपॉजिट के केस में हम लोग देखते हैं कि भी एफडी और आरडी के अंदर फर्दर जो है इनको कैटेगराइज कर देते हैं। तो अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो अगर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है एफडी के ऊपर, मतलब जैसे 1 साल के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक पर्टिकुलर ईयर को हम लोग क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो सेकेंड क्वार्टर में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, सेकेंड क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको थर्ड क्वार्टर में री इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई कंपाउंड जो है वो इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस तरह का जब इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है एफडी के केस में, तो उसको बोल देते हैं क्यूमुलेटिव एफडी, ठीक है। इसके अलावा सिंपल एफडी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे हर क्वार्टर, हर महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसी महीने जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, मतलब एक महीने का फर्स्ट मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा इमीडिएटली टू द कस्टमर, री इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट क्वार्टर गाइस, ठीक है। सो दिस इज सिंपल एफडी भी। आफ्टर दैट, अगर हम लोग बात करें प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में, तो देखिए थ्योरेटिकली तो बैंक जो है मना कर सकते हैं कि भाई आप लोग जो है प्री मैच्योर पेमेंट आप लोगों की एफडी के ऊपर नहीं होगी, ठीक है। बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि पेनल्टी लगाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लो अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना था एफडी के ऊपर, तो और अगर वहाँ पे प्री मैच्योर पेमेंट की जा रही है तो 1% पेनल्टी लगा दी जाएगी और 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट, अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्म डिपॉजिट के अंदर टीडीएस के बारे में, क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स मतलब एफडी और आरडी के केस में जो इंटरेस्ट की फॉर्म में आप लोगों को इनकम होती है, उस इंटरेस्ट के ऊपर जो है टीडीएस एप्लीकेबल होता है अभी। अब सेक्शन 194 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो इसके बारे में बात की गई है, और जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, वहाँ पे अंडर सेक्शन 393 इस बारे में बात की गई है। अब अगर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसकी वैल्यू एक इंडिविजुअल के लिए 50,000 से ज़्यादा है, तो उसका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में अगर ये अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तब फिर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो अगर डिपॉजिटर के पास पैन कार्ड है तो उस केस में 10% टीडीएस विल बी डिडक्टेड, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में 20% विल बी द टीडीएस डिडक्टेड गाइस, ठीक है। अब ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, जो ये टैक्स काटा गया टीडीएस के थ्रू, इसकी एडजस्टमेंट इंडिविजुअल कर सकता है जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है वो फिल कर रहा होगा अभी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, क्या इनके अगेंस्ट जो है वो लोन वगैरह भी दिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल, लोन्स कैन बी गिवन भी। अब देखिए, लोन अगेंस्ट एफडी, जैसे मान लो कि अगर 100 रुपीज़ की एफडी है, तो लगभग 80 से 90 रुपए तक का जो लोन है वो इस एफडी के अगेंस्ट दिया जा सकेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी 1 to 2% हाइयर देन द एफडी। अगर एफडी के ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लगभग 8 से 9% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस पर्टिकुलर लोन के ऊपर चार्ज किया जाएगा। अब जब भी लोन दिया जाएगा
तो जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट है दैट हैज़ टू बी सरेंडर्ड बाय द इंडिविजुअल। अब ये फिक्स डिपॉजिट रिसीट क्या होती है, तो जब भी आप लोग एफडी करवाते हैं तो आपको एक रिसीट बैंक की तरफ से मिलती है कि भाई आपने इतने अमाउंट की एफडी करवाई है इतने पीरियड के लिए, ठीक है, इस पे इतना इंटरेस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। तो वो जो फिक्स डिपॉजिट की रिसीट है वो सरेंडर करनी पड़ती है अगर उसी एफडी के अगेंस्ट आप लोगों ने जो है वो लोन लेना है अभी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं कि भाई ऐसी एफडी जो कि सिर्फ माइनर के नाम पे की गई है उसके अगेंस्ट जो लोन नहीं दिया जाएगा। और अगर मैं आरडी की बात करूँ दैट इज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट, तो एटलीस्ट 1 साल हो गया होना चाहिए उस आरडी के अंदर पेमेंट्स आते हुए, तभी उस आरडी के अगेंस्ट जो लोन दे दिया जाएगा। और ये बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है कि भाई आपने जो है वो एफडी करवा रखी है पीएनबी बैंक में और आप लोग एसबीआई बैंक में जाके बोल रहे हैं कि मैंने जो एफडी पीएनबी बैंक में करवाई है उसके अगेंस्ट मुझे लोन चाहिए। सो दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूअल के बारे में भी। अब देखिए जो एफडी है उसका रिन्यूअल वैसे तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कस्टमर किया जाता है, जैसा कस्टमर बोलते हैं। हम लोगों को ऑटो रिन्यूअल भी देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो कि भाई 2025 से लेकर के 2030 तक मैंने एफडी करवाई 5 साल के लिए और इसको ऑटो रिन्यूअल मोड पे कर दिया अभी, मतलब 2030 में अगले 5 साल के लिए इसको जो है वो फिर इस अमाउंट की जो है वो एफडी कर दी जाएगी भी। अब 2030 के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो इसको रिन्यू किया जाएगा एफडी को भी। अब ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड रहता है बिकॉज इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि कस्टमर को जो है वो बार बार जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है तो मुझे इसको फिर से जो है वो नेक्स्ट टेन्योर के लिए जो एफडी करवानी पड़ेगी। दूसरा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो अगर आपने 2025 में 5 साल के लिए एफडी करवाई ऑटो रिन्यूअल मोड पे, तो 2030 के अंदर जब वो रिन्यू होगी एफडी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि 2030 के अंदर जो चल रहा होगा अभी। तो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे कस्टमर अर्न कर पाते हैं। अब हम लोगों को कुछ रूल्स देखने के लिए मिलते हैं ऑन दिस ओवरड्यू एफडी। तो आरबीआई ने क्या बोला ऑन 2 जुलाई 2021 कि अगर एफडी मैच्योर होगी, जैसे 2030 में एफडी जो है वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है। अब मैच्योर होने के बाद अगर हम लोग जो है एफडी को क्लेम नहीं करते हैं तो उस केस में जो इंटरेस्ट अब इस एफडी के ऊपर मिलेगा दैट विल बी लोअर अमंग द टू मतलब कि जो सेविंग अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जैसे मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया जा रहा है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का चल रहा है, तो दोनों में से जो कम वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज अ इंटरेस्ट ऑन दिस अनक्लेम्ड एफडी, या फिर मैं ओवरड्यू एफडी इसको बोल दूंगा गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि भाई किस तरह से जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ ओवरड्यू एफडी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में। तो देखिए इन पर्टिकुलर फॉर्म्स का जो है वो पर्पस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इन फॉर्म्स के थ्रू हम लोग जो है वो एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर हम लोग जो है वो बैंक को इंटीमेट करते हैं कि भाई हमारा टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए बिकॉज हम लोग इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल ही नहीं कर रहे हैं। अब जो फॉर्म 15G है दैट इज़ यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 ईयर्स या फिर इससे ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है उनके द्वारा फॉर्म 15H का यूज़ किया जाता है अभी। आफ्टर दैट फॉर्म 16A जो है वो बैंक्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर शोइंग कि भाई उनके द्वारा टीडीएस जो डिडक्ट कर लिया गया है। अब ये जो बैंक्स ने टीडीएस डिडक्ट किया ये टीडीएस अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे किया जाना है बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स। सो कब पे किया जाता है? बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, और मार्च के अंदर टिल अप्रैल 30th तक जो है वो यहाँ पे हम लोगों को एक्सटेंशन देखने के लिए मिलती है गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में। तो देखिए रेकरिंग डिपॉजिट जिनको हम लोग आरडी बोल देते हैं, इनके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ऑटो डेबिट एंड ऑटो क्रेडिट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देना, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोल देते हैं। तो आरडी के अंदर जो है वो इस अकाउंट से इतना अमाउंट जो है डिडक्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर जो डिपॉजिट करना है, तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। अब जो डिपॉजिटर है बस उसको मिनिमम सफिशिएंट बैलेंस जो मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अगर 500 रुपये की आरडी है, रेकरिंग डिपॉजिट में 500 रुपये हर महीने डालना है, तो 500 रुपये होना चाहिए मिनिमम, जो बैलेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा उस कस्टमर को अपने अकाउंट के अंदर भी, ठीक है। जो अमाउंट जो पे करना है इन रेकरिंग डिपॉजिट, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अगर एडवांस्ड इंस्टॉलमेंट आप लोग पे कर देते हैं। जैसे मान लो आपने 1 साल की आरडी करवाई, आपने 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो 3 महीने में पे कर दी, तो उसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। बट हाँ, साल के लिए आप लोगों ने एफडी करवाई, 1 साल के लिए
3 महीने बाद आप लोग पेमेंट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो उस केस में पेनल्टी ज़रूर आप लोगों के ऊपर फिर लगा दी जाएगी भी। और अगर ये हमारे जो डिपॉजिट्स हैं ये ऑपरेट नहीं किए जाते हैं फॉर 10 ईयर्स, तो जो इनके अंदर अमाउंट रहता है उसको हम लोग जो है वो बैंक्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द डीए फंड। डीए फंड क्या है? डीए फंड जो है वो मैनेज किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स रहते हैं उनको हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर डीईए फंड के अंदर रखते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट्स के बारे में बात की। पहले हम लोगों ने कुछ की फीचर्स को डिस्कस किया यहाँ पे। आफ्टर दैट हम लोगों ने पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कशन किया। हम लोगों ने ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस को समझा कि किस तरह से अगर ज्वाइंटली जो है वो टर्म डिपॉजिट ओपन अप किए गए हैं तो किस तरह से इनको ऑपरेट किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बेसिस के ऊपर किस तरह से एफडी को डिवाइड कर दिया जाता है सिंपल एफडी और क्यूमुलेटिव एफडी के अंदर। प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में बात की हम लोगों ने। टीडीएस को हम लोगों ने समझा, क्या लोन्स दिए जा सकते हैं इन टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट या फिर नहीं दिए जा सकते हैं, उसके बारे में बात की हम लोगों ने। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो था वो रेकरिंग डिपॉजिट्स के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को भी समझ लिया अभी। तो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली टर्म डिपॉजिट ये जो टॉपिक था इसको डिस्कस कर लिया गाइस। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टर्म डिपॉजिट्स। अब करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। तो टर्म डिपॉजिट्स आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल भी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसको। टर्म डिपॉजिट्स आर लेस लिक्विड देन द सेविंग डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही बात है। अगर सेकंड सही है फर्स्ट गलत है तो ए और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। जनरली द लॉन्गर द डिपॉजिट पीरियड द हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन द टर्म डिपॉजिट इज यूजुअली लोअर देन ऑन द सेविंग डिपॉजिट, नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टर्म डिपॉजिट में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जिस वजह से हमारा यहाँ पे जो है वो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है अभी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन करेक्ट आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इन अ क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली एंड री इन्वेस्टेड, बिल्कुल भाई ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। बैंक्स जनरली लेवे एन इंटरेस्ट पेनल्टी इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग प्री मैच्योर विड्रॉल भी। तो अगर आप लोग जो प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो बैंक्स पेनल्टी जो है वो लेवे करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अ लोन अगेंस्ट अ फिक्स डिपॉजिट कैन बी सैंक्शनड अप टू 80 to 90% वैल्यू ऑफ द एफडी वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। अ लोन अगेंस्ट द एफडी डिपॉजिट ऑफ अनदर बैंक इज परमिटेड, नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। किसी दूसरे बैंक में आपने एफडी करवा रखी है उसके अगेंस्ट आपको लोन किसी दूसरे बैंक में नहीं मिल पाएगा अभी। तो पहली तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। फॉर्म 15G is meant for the individual below 60 years of the age while form 15H is for senior citizens, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। if a fixed deposit remains unclaimed after maturity the interest payable is lower of the saving account rate or the contracted FD rate, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है अभी। unclaimed deposits are transferred to DA fund if they remain inoperative for 10 years, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिपॉजिटर्स रिसीव एडिशनल इंटरेस्ट बेनिफिट्स फॉर पेइंग रेकरिंग डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट इन एडवांस, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट के बारे में बात कर ली भी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो JIB एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये 2-day डेमो कोर्स भी, विच इज़ जस्ट फॉर ₹1, जिसके थ्रू आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस तरह से हमारा जो मास्टर कोर्स है उसके अंदर कंटेंट को कवर किया गया है गाइस, ठीक है। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस 2-day डेमो कोर्स बाय इन्वेस्टिंग ₹1 ओनली भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट
को प्रैक्टिस सही से कर पाएँ, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए एक्सेस करना है, तो पीपीबी कंपोनेंट, आईएफएस कंपोनेंट, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम चारों कंपोनेंट्स के लिए ये जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है ये अवेलेबल है। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन इंडिविजुअल एज वेल एज कंप्लीट मास्टर कोर्स भी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो केटर करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में सिंपली खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस इन जस्ट 120 आवर्स। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स, प्रैक्टिस पर्पज के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो सिंपली खुद को टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और मई 2023 ऑनवर्ड्स आप लोगों को जो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप लोग जो है वो इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।